नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी और साल 2050 तक ये आंकड़ा 10 खरब को छू लेगा। खास बात यह है कि जनसंख्या की ये वृद्धि दुनिया के 8 देशों में सबसे ज्यादा होगी, जिसमें भारत प्रमुख है। अब प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, क्योंकि धरती की अपनी सीमा है। हवा, पानी, जमीन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में जनसंख्या का अंधाधुंध बढ़ना एक संघर्ष को जन्म दे सकता है। जनसंख्या की इसी वृद्धि पर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने इस विजयादशमी को जनसंख्या की असमान वृद्धि पर देश का ध्यान आकर्षित किया और देश के नीति नियंताओं से जनसंख्या नीति बनाने का आह्वान किया। अब ये जनसंख्या नीति कैसी होनी चाहिए और देश के सामने बढ़ती जनसंख्या कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्याम जी, जैसा कि सरसंघचालक महोदय ने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि और असंतुलन देश के सामने बड़ी समस्या है, आपने भी इस विषय पर एक बेहद सारगर्भित आलेख लिखा है। ऐसे में आपकी पार्टी की सरकार जनसंख्या नीति बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? जनसंख्या की समस्या ये भारत तक सीमित नहीं, पूरे विश्व की ये समस्या है। भारत के लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसका कारण आज चाइना नंबर 1 पे और भारत 2 नंबर पर है। पर जिस गति से भारत की लोक संख्या बढ़ रही है, उससे ऐसा दिख रहा है कि कई सालों में इसमें हमारा नंबर 1 आ जाएगा। सवाल केवल नंबर 1 आने का नहीं है। टोटल विश्व के भूभाग में हमारे पास 2.5% भूभाग केवल है ग्लोबल विचार करते हुए, और हमारी लोक संख्या का रेशो है 18%। तो पर मैन जो जमीन और जिसका वर्णन आपने किया, जो नेचर, इसका जो हिस्सा आना चाहिए, उसमें पहले ही बहुत विषमता तैयार हुई है। और ये बातें ऐसी है कि जमीन ज्यादा बढ़ नहीं सकती, पानी की मर्यादा, स्रोत की मर्यादा है, एनवायरमेंट की समस्या से आज विश्व जूझ रहा है। इन सब बातों को देखते हुए, संसाधनों की मर्यादा को देखते हुए, भारत में यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन जी भागवत, इन्होंने अपने पॉलिसी, जो संघ के पॉलिसी मेकिंग का जो स्पीच होता है विजयादशमी का, उसमें इस और पूरी जनता का, देश का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उचित समय पर उन्होंने देश का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने अपना काम करना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं ने अपना हाथ बटाना चाहिए, समाज में इस विषय पर प्रबोधन होना चाहिए, और जागृति के माध्यम से ये समस्या केवल कानून कर दिया, केवल रेजोल्यूशन पारित हो गया, इससे नहीं होने वाली। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए दूरगामी सोच की आवश्यकता है और उस हिसाब से पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उचित समय पर भागवत जी ने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। श्याम जी, आपकी पार्टी सरकार में है, कुछ अंदरूनी तरीके से तैयारियां क्या चल रही है? क्या हम लोग नई जनसंख्या नीति जल्दी ही देखने को मिलेगी हमें? मोदी जी ने भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी जिस जिस प्रकार की समस्याएं समय समय पर रखी है, फिर संसाधनों पर आने वाला दबाव हो, ये प्राकृतिक और नैसर्गिक जो जो संसाधन है उसका किस प्रकार से दोहन हो रहा है, उत्पादनों में कैसे कमी आ रही है, पर्यावरण पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, ग्लोबल भी और देश का भी, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, ये सब सूखा पड़ रहा है। ये सब बातों को ध्यान आकर्षित करते हुए
सरकार तो चिंतित है ही, उसके साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज भी आ रहा है। कोई एक जाति विशेष की, धर्म विशेष की संख्या उस अनुपात में ज्यादा बढ़ रही है, और यहाँ का जो ओरिजिनल रहने वाला हिंदू समाज है उसकी संख्या अनुपात में कम हो रही है। इसका भी परिणाम सामाजिक और देश के सब जीवन पर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो चिंतित है ही, सरकार इसमें उचित कदम उठाने के, नीति आयोग भी अपना काम कर रहा है, लोगों को गांव में बसाना, शहरों की ओर आने वाली भीड़ को कम करना, पर्यावरण से बचाना, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चलाकर इस विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, पेड़ों की संरचना करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आज तक कभी नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है। पर हम देख रहे हैं जैसे दिल्ली में मेट्रो का काम हुआ, मेट्रो अभी चल रही है अच्छी तरह से, आज वो मेट्रो भी कम पड़ने लग गई। दिल्ली के बिल्कुल जाम से बिल्कुल हमें, श्याम जी, मैं बिल्कुल इसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में विकास तो बहुत तेज गति से हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन उससे भी तेज गति से जनसंख्या बढ़ जा रही है। ऐसे जी में जहां विकास जहां तक पहुंचता है वहीं तक थम के रह जाता है, क्योंकि वो दोनों बराबर हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। जी यानी हम जहां से चले थे वही रह गए। इसका समाधान क्या है? इसलिए ये समस्या के जो व्यावहारिक पहलू मैंने आपके आकर्षित किए, उसके साथ साथ देश का अस्तित्व से भी ये सब जुड़ा हुआ है। देश की जो पहचान है उस पर यह परिणाम करता है। इसलिए कौन कम्युनिटी के, इसके लिए जैसे शुरू में हमारे बचपन में हमने रास्ते पे पढ़ा था कि 2 या 3 बस, उसके बाद 2 पर्याप्त हो गए। अब मैं देख रहा हूं कई परिवार एक पे भी अपना काम चला रहे हैं और वो अपना विषय उसमें खत्म कर रहे हैं। ऐसा एक तरफ हो रहा है। पढ़ने लिखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला समाज, इसको उनके लिए कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, उनके ध्यान में आ रहा है। उसके साथ साथ कई समाजों में अभी भी इस विषय की जागृति नहीं है, और मैं तो आगे जाके कहूंगा कि उनमें उल्टा इस प्रकार की लोक संख्या बढ़ाना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमारा वोटिंग राइट बढ़ेगा, हमें हमें पावर में आने के लिए, हमारा प्रभाव जमाने के लिए यह आवश्यकता है। इस प्रकार के जो एलिमेंट देश में काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पर इस विषय पर निर्णय करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरणार्थ एक उदाहरण देता हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देहातों के ग्राम पंचायतों में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो वहां का चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना गया, वो सरपंच भी नहीं बन सकता और पंच भी नहीं बन सकता। तो इसका देहातों में अपने आप परिणाम आ गया कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये मुझे लगता है कि ये एक पहली स्टेप है, इसमें टेस्ट हुई है। तो धीरे धीरे ऐसा प्रबोधन हमें बढ़ाकर लोगों को भी ध्यान में आना पड़ेगा कि भाई ये लोक संख्या बढ़ेगी तो हमारी निर्धनता बढ़ेगी, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे साधनों का अपर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं होगा, कुपोषण बढ़ेगा, महामारी बढ़ेगी। और आज विदेशों में जो लोग जा रहे हैं और वो वापस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? कि वहां का पर कैपिटा इनकम, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के रोड, वो सब बातें देखकर उनको ये जब हिंदुस्तान में आने की सोच भी रहे तो वो उनका मन तैयार नहीं होता यहाँ के। और सबसे बड़ा इसकी जड़ जो अगर कोई होगी तो वो है पॉपुलेशन। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार सोचेगी, उसके साथ साथ समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और उसी अर्थ से मोहन जी भागवत जी ने इस विषय की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। श्याम जी, अभी आपने जो जवाब दिया उसमें एक सवाल छिपा हुआ है। आपने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझाना नहीं पड़ रहा है, वो खुद ब खुद अपने परिवार को छोटा रख रहे हैं। लेकिन जो अनपढ़ और कम समझदार लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में गंभीर समस्या ये होती है कि देश में समझदार लोगों की संख्या कम से कम होती जाएगी और फैनेटिक सोच के, कम पढ़े लिखे और फासीवादी सोच के लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है, क्योंकि भारत में सनातन धर्मियों की जनसंख्या 88% से घटकर 83.8% रह गई है। जी वहीं मजहबी जनसंख्या यानी साफ साफ तौर पे कहें तो मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 से बढ़कर 14.23 हो गया है। जी ऐसे में आप क्या समाधान आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि इस तेज गति से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या के पीछे किस तरह की साजिश है? लोग इसको जनसंख्या जिहाद का नाम देते हैं।
हम देख रहे हैं कि वहां के सामाजिक जीवन तक नहीं, वहां के राजनीतिक जीवन, वहां की पूरी रहन सहन, वहां का कल्चर, वहां का नेचर, इन सब समस्याओं ने बदला है। और विशेषकर मुस्लिम समाज की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि पर्शिया, ये पारसी लोगों का डोमिनेटिंग देश था, वहां मुस्लिम आबादी बढ़ी तो वो आज ईरान के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है मेसोपोटामिया, उसकी वहां मुस्लिम आबादी बढ़ी तो आज इराक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और कई देशों का डेमोग्राफिक इजिप्ट। चेंज के कारण, जी। ईस्ट तिमोर है, दक्षिण तिमोर सूडान है। है, कोसोवा है, इन देशों का भी यही हाल हम अपने सामने देख रहे हैं। जहां जहां इस प्रकार की आबादी बढ़ती है, वो कम्युनल अप्रोच लेकर उस देश का पूरा कल्चर बदलने का उसमें उस ताकत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है। आंकड़े तो आपने भी बता दिए कि यहाँ का रहने वाला जो हिंदू समाज है उसकी गए 10 साल में 5% आबादी कमी हुई है, और ये जो मुस्लिम समाज है उसकी 6% आबादी बढ़ी है। तो ये जो बढ़ने का और कम होने का प्रमाण है, ये देश के अस्तित्व को खतरा है, देश की पहचान मिटाने की ताकत इसमें है। इसलिए सबको इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हम 1947 में इसी जनसंख्या असंतुलन की वजह से एक विभाजन झेल चुके हैं। क्या हम फिर से उसी खतरे की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा देश के संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ के गरीब, कोई भी लोक कल्याणकारी और डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला टारगेट रहता है सामान्य आदमी। वो आदमी का पर कैपिटा इनकम जब तक नहीं बढ़ेगा और देश में आबादी ऐसी बढ़ती रहेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन आएगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम कम आएगा, निर्धनता बढ़ रही है। ये सब बातें लोगों को जब तक ध्यान में नहीं लाई जाएगी और केवल ये व्यक्तिगत जीवन जीने तक नहीं, तो देश का अस्तित्व खतरे में लाने की क्षमता इस प्रकार की समस्या में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए, आवश्यक कदम उठाने चाहिए, प्रबोधन करना चाहिए, कानून का जहां तक उपयोग है वो कानून करके इसका जागृति का अभियान करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि जनसंख्या हमारे ऊपर बोझ नहीं है बल्कि एक संसाधन है। आप अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का उचित प्रयोग करके पूरे संसार पर अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में जनसंख्या घट भी रही है, जैसे फिनलैंड है, रशिया है। तो इस पर क्या विचार है आपका? क्या आपको ऐसा लगता है? इसलिए हमारे यहाँ लेबर इजीली अवेलेबल है, गांव में लोग हैं, बाहर जाकर बसने वाले, अपना जीवन यापन वहां करने वाले, ऐसी संख्या बहुत है। भारत के अलग अलग विषयों में स्किल लेकर लोग जो बाहर जाते हैं, इंटेलेक्चुअल जो आज अमेरिका में, यूएसए में, सभी जगह जाकर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, ये हमारी एसेट है। पर उसके साथ साथ देश के नदी नाले, पर्वत, पेड़, रास्ते, ये सब, इसकी तो मर्यादा हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। इसलिए उसके साथ साथ कोई इसका महाभयानक संकट खड़ा कर देश तो आगे नहीं जाएगा। उसी आधार पर मोदी जी का जो सोचना है, हर संकट को वो अपॉर्चुनिटी मानकर समाज को मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा। जैसे एक किसान की जो खेती थी, उसके 2 बेटे 3 बेटे होने के बाद वो छोटी छोटी होते जा रही है। आज किसानी ये प्रॉफिट का बिजनेस रहा नहीं है। एक उद्योग धंधा का जब आपस में डिवीजन हो जाता है तो वही भाग हम देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड डे बाय डे कम होते जा रही है और हमारे लोग उस पर नॉन एग्रीकल्चर कर वहां रहने की सुविधा करनी पड़ेगी। आदमी कोई पहाड़ों में तो रह नहीं सकता है। तो ये सब बातों को ध्यान में लेते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म की सोच रखकर इस विषय को सोचना चाहिए। श्याम जी, एक आखिरी प्रश्न। हमारे पड़ोसी देश चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी आज से 20 साल पहले, लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि वहां पे बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और अब वहां की सरकार अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अभी तो हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन जब ये स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो हमें इस तरह की समस्या से जूझना तो नहीं पड़ेगा। 2 बातों की हमने आज चर्चा की है। आबादी ये अपनी एक समस्या है, और एक समुदाय की आबादी बढ़ना और दूसरे समुदाय की जो यहाँ का लोकल समाज समुदाय है उसकी कम होना, ये देश के लिए घातक है।
तो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, विश्व को एक करने की बात करने वाले, विश्व गुरु का सपना देखने वाले, पूरे विश्व में योगा और मेडिसिन, आयुर्वेदा, ज्योतिष इस प्रकार की बातें देने वाले हम अगर अपने इस विषय में ही उलझ कर रह जाएंगे तो देश जो गुलामी के ओर जाने की ओर जो चला जाएगा, हमारे पर प्रभावी देश हावी हो जाएंगे और हमारा देश का जो प्रभाव है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है, इसका महत्व कम होते जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का बैलेंस रखकर इस देश को आगे जाना होगा और एक ही समुदाय की लोक संख्या बढ़ना और दूसरे समुदाय की कम होना, ऐसा ये जो घातक समस्या हमारे सामने आ रही है, उस पर भी हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने जनसंख्या असंतुलन पर बहुत कीमती विचार रखे आपने, और उदय इंडिया के दर्शकों का आपने ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।